नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और नागरिक की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। यूपी के आजमगढ़ में कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ रहा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दांव लगाया है। आजमगढ़ की सियासी फिजा की बात करें तो यहां विकास के मुद्दे पर जातिवादी राजनीति हावी है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मेवाड़ तमसा नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का शहर आजमगढ़ अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। आजमगढ़ को अयोध्या, कानपुर और बरेली जैसे कई शहरों का गेटवे यानी प्रवेश द्वार माना जाता है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र को कई दशकों तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था। हालांकि 2022 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। 2024 के आम चुनावों से पहले आजमगढ़ के वोटर इलाके में कम विकास होने की बात कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि जातिवादी राजनीति कभी कभी विकास के मुद्दों पर हावी हो जाती है। अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो जाति समीकरण इतना ज्यादा वो गहरा हो गया है कि अब जो असल इलेक्शन की बुनियाद होती है यानी आर्थिक विकास, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक सौहार्द का वातावरण या इस तरह की दूसरी चीजें जो किसी भी इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनती हैं वो अब नहीं रह गई। अब ज्यादातर इलेक्शन में देख रहा हूं कि पूरे यूपी में या कह लीजिए कि पूरे इंडिया में वो जातीय समीकरण के आधार पर ही होता है। आजमगढ़ के वोटर सार्वजनिक शौचालयों की कमी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरफ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं नहीं आजमगढ़ में जाओ, देख लो कहाँ यहाँ से पेशाब लग जाए, यहाँ से जाओ चले जाओ कहाँ सदर हॉस्पिटल तक न कहीं लैट्रिन की जगह नहीं कि पेशाब की जगह है। कुछ वोटर विपक्षी गुट इंडिया के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। वहीं कुछ वोटरों को लगता है कि आगामी चुनाव में आजमगढ़ सीट पर फिर बीजेपी का ही कब्जा होगा। जीतने के लिए गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतेगा आजमगढ़ से, यह तो सच है। क्योंकि भाजपा के प्रति जो आक्रोश है गांव में है, गरीबों में है, मजदूरों में है, पिछड़ों में है, जो आक्रोश है उस आक्रोश के हिसाब से यही कहा जा सकता है कि जीतने के लिए गठबंधन का ही प्रत्याशी। कोई लोकल मुद्दा नहीं रह गया अब ये देश का ही मुद्दा है और ये मोदी जी के नाम पे और जोगी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है विगत 10 साल से और ये 5 साल से, तो उनके नाम पे ही वोट पड़ेगा। बाकी और किसी के लोकल प्रत्याशी हो रहे या कहीं आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लोग जो जीतेंगे और कोई विकल्प नहीं मिलता है। विकल्प बहुत कमजोर है। जो विपक्षी लोग हैं विकल्प के रूप में वह बहुत कमजोर है, उनकी राजनीति बहुत कमजोर किस्म की है। जैसे ये है कि जिस पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, ये हमारी पार्टी जो है सत्ता में है और हमारे काम को सब लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम किसी से छिपा नहीं है। और पार्टियों का कहना यह कहना है कि प्रत्याशी ही कभी कोई नहीं आया है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने जहां भोजपुरी स्टार दिनेश यादव निरहुआ को फिर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अब तक इस सीट से किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट से फिर से धर्मेंद्र यादव पर दांव खेल सकती है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2019 में बीजेपी के निरहुआ को हराकर सीट जीती थी। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ जीत हासिल करने में कामयाब रहे। आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर शामिल है। 18वीं लोकसभा के सांसद चुनने के लिए चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव का माहौल हॉट हो चुका है। यहां बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, जिससे चुनावी मुकाबले काफी दिलचस्प होने की बात कही जा रही है। जहां बीजेपी की सीपी जोशी की हैट्रिक रोकने में
धुरंधर लग गए तो वहीं बीजेपी ब्रिगेड की तेजी भी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी रहा चित्तौड़गढ़ राजनीतिक रूप से अहम लोकसभा क्षेत्र है। 2014 और 2019 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बीजेपी ने फिर से इस बार निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है, जो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दोनों दलों के दमदार उम्मीदवारों ने चित्तौड़गढ़ में चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस बार कांग्रेस ने सबक दिया और लोकल को उतारा और कद्दावर नेता उदयलाल आंजना। किसानों में अच्छी पकड़ है उनकी, और पार्टी में भी उनकी अच्छी पकड़ है और पैसों से भी सक्षम है। तो ये सीट निकालने के उद्देश्य से उदयलाल आंजना को उतारा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ से पिछले 2 चुनाव आसानी से जीते थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिन्हें वहां के मतदाताओं ने बाहरी माना। उनके मुताबिक कांग्रेस ने इलाके में पकड़ रखने वाले उदयलाल आंजना को मैदान में उतारकर बीजेपी के लिए मुकाबले को कांटे का बना दिया है। आंजना ने 1998 में बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीती थी। उन्होंने निम्बाहेड़ा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से एक है। जो भाजपा के जो प्रत्याशी है पूर्व में वो बाहरी प्रत्याशी लड़े, उनका उन्हें लाभ मिला है, लेकिन इस बार कांग्रेस में स्थानीय प्रत्याशी और वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना सामने है। निश्चित तौर पर इस बार मुकाबला कड़ा होने के आसार है। कांग्रेस ने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और पहले सांसद रहे, जिन्होंने जसवंत सिंह को भी हराया है, ऐसे आदमी को टिकट देकर के और चुनावी लड़ाई को रोचक बना दिया। और अब स्थिति यह है कि जहां एक पहले बीजेपी ये मान के चल रही थी कि एक तरफा मुकाबला होगा, या जो पहले की जीत उनकी रही है करीब 6 लाख 6.5 लाख वोटों की, वो दावे कहीं न कहीं पस्त होते दिखाई दे रहे हैं और एक जोरदार रोचक मुकाबला चित्तौड़ लोकसभा में देखने को मिला। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को अंदरूनी असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र में सोशल डायनामिक्स बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है। जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो कोर वोटर हम मानते हैं राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, ये कोर वोटर में से एक बड़ा वर्ग बीजेपी से छिटकता चला जा रहा है और एक नया समीकरण चित्तौड़ लोकसभा में बन रहा है, जो जाट, राजपूत, मुस्लिम और जो कांग्रेस का कोर वोटर है, दलित वर्ग है, ये एक नया समीकरण बनता जा रहा है और जिससे कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि इन सभी फैक्टरों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। यहाँ सुविधाएं डेवलप करनी थी, लेकिन 10 साल में ये कर नहीं पाए, तो ये थोड़ा बहुत काम नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी राम लहर है, मोदी लहर है, ये मजबूत तो है ही है, लेकिन उदयलाल आंजना बहुत मजबूत टक्कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी उम्मीदवार सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ से 2019 का चुनाव 5,83,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था। वहीं 2014 में उनकी जीत का अंतर लगभग 3,16,000 वोटों का था। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार आंजना के लिए आगामी चुनाव में जोशी से पार पाना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इलाके के अफीम किसानों को लाइसेंस दिलाने में मदद करने जैसे कई अहम फैक्टर सीपी जोशी की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। अफीम की खेती को चित्तौड़गढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। राजस्थान के अरवल लोकसभा सीट पर यादव बनाम यादव की लड़ाई का सीन बन चुका है, लिहाजा मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। अधूरे विकास कार्यों से लोग बेचैन हैं। बता दें कि यहां जनता की मुख्य समस्या पानी की है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट दिल्ली एनसीआर के बहुत करीब होने की वजह से काफी अहम है। अलवर जिला उद्योगों के साथ साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए भी मशहूर है। अलवर की जनता अधूरे विकास कार्यों से काफी परेशान है। पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि इससे जिले का विकास रुक सा गया है। मुख्य समस्या तो पानी की है, जो कि
पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण करके ईआरसीपी को रोके रखा, वो आप और हम सब जानते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा तो ये, मुख्य मुद्दा तो कांग्रेस ये भी बना सकती है। साथ ही साथ बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है, तो बेरोजगारी भी मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव का। सर, अलवर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ी जो मांग है वो तो एक डेवलपमेंट को लेकर ही है, और दूसरा एक पानी की समस्या है। तो पानी को लेकर अभी चूँकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा है, जो कई ईआरसीपी जो एक प्रोजेक्ट था उसको लेकर अब काफ़ी बात की जा रही है कि भाई मध्य प्रदेश से समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है और जल्दी इसका पानी आएगा। लेकिन पानी का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में बनेगा। इसके अलावा अलवर लोकसभा चुनाव में जो विकास का मुद्दा है वो भी प्रमुख रहेगा, क्योंकि ये एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। लोगों को ये भी लगता है कि अलवर का विकास राजस्थान के दूसरे इलाकों के बराबर नहीं हो रहा है। अलवर का ये दुर्भाग्य है कि जितने भी यहाँ सांसद चुने गए उनको कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला केंद्र में। इस कारण वो अलवर का विकास जो होना था वास्तविक स्तर पर वो नहीं हुआ। आप देखिए कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उसको देखें तो ये अलवर मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई कस्बा या गांव टाइप में लगता है। बीजेपी के महंत बालकनाथ अलवर सीट से 2019 में चुनाव जीते थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। यादव बहुल सीट होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहां से यादव कैंडिडेट ही मैदान में उतारा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने मुंडावर सीट से मौजूदा विधायक ललित यादव को मैदान में उतारा है। अलवर में डेरा जमाए भूपेंद्र यादव ने पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट में देरी के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भजनलाल जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हो गई है, उसका समाधान निकल आया। दोनों जगहों पे सरकारें आ गई हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार के द्वारा अवरोध खड़े किए जाते थे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की सक्रियता के साथ करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अलवर से चुनाव जीतने का दावा किया। नौजवान को रोजगार मिलेगा तो उसका पेट पलेगा, परिवार पलेगा। आज नौजवान दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही, मुझे लगता नहीं कि 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार दिया होगा। इन सब बातों का चुनाव होने जा रहा है। विशेष रूप से अलवर में तो विकास के नाम पर हमारा चुनाव हो रहा है और बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारा पूरा पार्टी का वर्कर एक मत है, एकजुट होकर के सब लोगों ने फैसला किया है और निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी सीटें जीतेंगी। देश में हम लोग जीत करके देश में शासन हमारा। इस बार अलवर का मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछले आम चुनावों में एनडीए ने सभी सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। किसानों की कई परेशानियां हैं। खाद की बढ़ती कीमत, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और सब्सिडी की मांग उनके अहम मुद्दे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కానీ రైతులపై ఎరువుల ధర కావచ్చు, మద్దతు ధర వడ్లకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను। ఈ వచ్చే ప్రభుత్వ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో వచ్చే ఏ ప్రభుత్వం అయినా రైతులకు ట్రాక్టర్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు సబ్సిడీ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నాము। దాని గురించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి కొంచెం చూసి మాకు ఈ పంట మార్పు కావచ్చు, లేక పంట పండించిన దాన్ని తీసుకోవడం కావచ్చు, దానికి రెట్టింపు కానీ రెట్టింపు చేసి ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది। ఇంకొకటి ఈ ఏవైతే విత్తనాలు అనేది జరుగుతుందో కొంచెం మంచి విత్తనాలను తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది। రైతులు పంటలు 6 కాలం కష్టపడి పంటలు వేసి ప్రభుత్వాన్ని నమ్ముకొని తలాబ్కే అన్నపూర్ణ రిజర్వాయర్ ఉందనే నమ్మకంతో పొలాలు వేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు నీళ్లు వదలకపోవడంతో నీళ్లు లేక ఉన్న పంటలను మరి వరి కోపిస్తే డబ్బులు అవుతాయి, నాటేస్తే 6,000 రూపాయలు అవుతాయి, ఎకరం దున్నిస్తే 8,000 రూపాయలు అవుతాయి, ముదురు కలిసినాయి, మందు బస్తాలే ఒక ఎకరాకి 25,000 రూపాయలు ఖర్చులు పెట్టి దాదాపు నెల రోజుల నుంచి పంటల కాడ నిద్ర తిండి లేకుండా ఇక్కడ కావాలి వండుకుంటా ఎప్పుడెప్పుడు కరెంట్ వస్తే ఆ ఊరిన నీళ్లు గంట అర్ధగంట ఓపించుకుంటా పొలాలను నడుపుతూ ఉంటే ఈ రోజు ఎండిపోయి మొత్తం పొలాలకే నిప్పంట పెట్టుకునే పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే బాధాకరం। करीमनगर लोकसभा सीट में सिरसिला जिला भी है।
ये देश के महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र के रूप में मशहूर है। यहाँ के बुनकरों की मांग कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की बढ़ती लागत और उत्पादों पर जीएसटी कम करना है। कोविड महामारी के दौरान कई पावरलूम मिल बंद होने से कई अलग अलग तरह की परेशानियां भी हैं। चुनाव के दौरान बुनकर समुदाय इन मुद्दों का समाधान चाहते हैं। ఈ జిఎస్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి పూర్తిగా పడిపోయింది. బతుకమ్మ చీరలు మళ్ళా అవన్నీ యారన పాలిస్టర్ వ్యాపారం వచ్చి దాన్ని కూడా ఈ కాటన్ పరిశ్రమను పూర్తిగా దెబ్బతీసింది. డైయింగ్లు పూర్తిగా నడవకుండా అయిపోయినాయి. అయితే ఇప్పుడు మాకు కావాల్సిన ఏంటి అని అంటే ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఉత్పత్తులు ఏవైనా ఉంటే మాకు ఆర్డర్ ఇచ్చి మాకు మా ద్వారా చేసుకుంటే మాకు ఏమైనా ఉపాధి దొరుకుతుంది. దయచేసి రానున్న రోజుల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా మా యొక్క టెక్స్టైల్ రంగం పైన జిఎస్టీ పూర్తి స్థాయిలో మినహాయింపు చేసి ఈ ఎంఎస్ఎంఈ అనేది సవరింపు చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సిరిసిల్లలో చూసుకున్నట్టుంటే 18 రకాల అనుబంధ కార్మికులు ఉన్నారు. మొత్తం 30,000 కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి సిరిసిల్లలో. बीजेपी के बंदी संजय कुमार हिंदुत्व को लेकर अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। वे करीमनगर से मौजूदा लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें फिर इस सीट से टिकट दिया है। बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद कुमार हैं। उन्होंने करीमनगर सीट से 2014 का चुनाव जीता था। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर एक बार फिर टीएमसी ने भरोसा जताया है। शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने एक बार फिर से आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा 2022 में टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से उपचुनाव जीते थे। टीएमसी ने एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगाई। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल का आसनसोल अहम इंडस्ट्रियल टाउनशिप और रेलवे हब है। इसे खास कोल ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर भी पहचान मिली है। आसनसोल के आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में कोयला खदानें हैं, इसलिए यहाँ बिजली से चलने वाले कारखाने खासकर स्मॉल स्केल यूनिटों के लिए बेहतर माहौल है। हालांकि शहर के लोगों का कहना है कि आसनसोल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अहम सेंटर के तौर पर बनी अपनी पहचान को खोता जा रहा है। आज से 30 साल पहले का चला जाइए, हावड़ा का जो स्मॉल इंडस्ट्री था उसका बाद ही आसनसोल था, लेकिन उसमें से 60% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब बंद हो गई। पहले बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का एंसिलरी यूनिट था, एसएसआई यूनिट। अभी एसएसआई यूनिट का आसनसोल दुर्गापुर में करीब 200 से ऊपर छोटा मोटा यूनिट सब बंद हो। बड़ा कंपनी तो काम करेगा, लेकिन उसका जो पेटी सब कॉन्ट्रैक्टर का काम आसनसोल दिया वेस्ट बंगाल कंपनी को मिलना चाहिए। आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेफ्ट पार्टियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2014 के चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के अपने करीबी विरोधियों को पटकनी देकर तस्वीर उलट दी थी। आसनसोल के लोग ट्रैफिक जाम और खुद से जुड़ी सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं। पहला है आसनसोल का जो ट्रैफिक है इसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बस स्टैंड के सामने जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा रिक्सी ट्रैफिक है। टोटो का अलग रूट होना चाहिए, बस का अलग रूट होना चाहिए। देखिए, हमारा सांसद के लिए हम लोग को मांग है, हमारा सिटी बस स्टैंड जो है वहाँ पर में अगर कुछ डेवलप अगर होगा तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। सिटी बस स्टैंड में हम लोग को पानी का तकलीफ है, हम लोग को शेड बना देना होगा हमारा जनसाधारण के लिए। ये सब अगर कुछ हम लोग को काम अगर होगा हम लोग खूब खुश रहेंगे। यहाँ पर जैसे कि कोई क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट खेलने के लिए कोई स्टेडियम और बच्चों के लिए वॉलीबॉल वगैरह, ये सब फुटबॉल वगैरह का कोई बहुत बड़ा मैदान चाहिए, जो कि अभी तक यहाँ है नहीं। जो भी जगह था जैसे पोलो ग्राउंड, लोको ग्राउंड, ये सब तो मैंने आपको सब छोटा हो गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2022 में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने वाले अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने इलाके में कोई खास काम नहीं किया है। शत्रुघ्न सिन्हा पार्लियामेंट में एक भी आसनसोल की CLW हो, कोलियाडीज हो या रेल हो या कोई भी नेशनल इशू में भी या लोकल इश्यूज में भी एक भी क्वेश्चन पार्लियामेंट में 2 साल में नहीं किया। कोरोना में 4 इंपॉर्टेंट ट्रेन, जो ट्रेन आसनसोल होकर जाता है और ये गरीब आदमी चलता था, ये बंद है।
ये ट्रेन को लेकर उनका जो मूवमेंट होना चाहिए था, ये मूवमेंट उन्होंने नहीं किया। टीएमसी ने एक बार फिर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने बाद में चुनावी रेस से अपना नाम वापस ले लिया। तो 24 के चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।